हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैथ्स की प्रीवियस ईयर की पेडागोजी के क्वेश्चंस पर, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। फास्ट सीरीज होगी बिल्कुल 30 क्वेश्चंस की, और बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे। और आप लोग देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया आपके सामने क्वेश्चन होंगे, जो कि इसमें काफ़ी जितने भी ये जो ईयर में पूछे गए हैं बिल्कुल टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को समझ में आए। इसमें पेडागोजी के भी होंगे और आप लोगों के आखिरी में 2-3 क्वेश्चन मैंने रिटर्न वाले करा दिए, जो लिखने को आते हैं, जो सॉल्व करने को आते हैं। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जो बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में अब आते पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग भी होंगे और शॉर्ट भी क्वेश्चंस होंगे, तो पूरी वीडियो में एंड तक अच्छे से बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के सामने, तो बहुत ही अच्छे से आराम से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आए। तो जैसा कि आप लोग पहले उससे समझ ही गए हो कि मैथ प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है कि सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, या बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 1। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, किसके लिए? सम्मिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या लिखा है कि वांछनीय नहीं है। गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, या शिक्षक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 + 55 किसके बराबर है? 3115 के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर लिखा है? 3115 के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जोड़ने योग के समय पुनः समूहीकरण, अग्रवर्ती गणना, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग, या एकाएकी संगति। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, जोड़ने योग के समय पुनः समूहीकरण ही इसका सही से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है त्रुटि को सुधारने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म में पूछे गए थे पिछली बार के क्वेश्चंस। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके मैथ्स की पेडागोजी के। इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आपका मैथ्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आप लोगों के बना दिए हैं, जो जिस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारा गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। फोर्थ ऑप्शन हमारा गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। तो ये हमारा इसका क्या है? राइट ऑप्शन। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा। थोड़ा है जो ये लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन है अच्छे से समझिए। क्या लिखा है? सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। किसमें? फर्स्ट है 10 + 2, सेकंड है 10 × 2, थर्ड है 10 - 3 एंड फोर्थ है 10 ÷ 2। तो क्या लिखा है? सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या लिखा है? कौन सा कथन सही है? मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है,
ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं हो सकती है, परियोजना, प्रश्नोत्तरी, दैनिकी विवरण मतलब जनरल एंट्रीज, या सत्र अंत परीक्षा, सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है। तो क्या रचनात्मक मूल्यांकन विधि कौन सी नहीं हो सकती है, तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, सत्र अंत परीक्षा। इसका क्या है राइट ऑप्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं बच्चों के उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से, या कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा है, बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर क्या कर सकते हैं, गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और ढेर सारा उसे शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ करके सीटेट की प्रिपरेशन और भी टीचिंग के एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। हम अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे कंटेंट लाते हैं आप लोगों के हिसाब से, जिस तरह की आप लोगों को ज़रूरत हो। तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इसको ढेर सारा शेयर करिए। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। ये आपके पास 4 क्या है कथन है, जिनमें से आपको शुद्ध पहचानना है कौन सा है। एक संख्या को दूसरी से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है, एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा शून्य होगा, या डी ऑप्शन हमारा गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सी और डी, केवल सी या केवल डी। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल डी। इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, या पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, या समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, या गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करता है उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 की गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करता है उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया था, उपचारात्मक शिक्षण का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है कि एक बच्ची गेंद की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। तो उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्ण संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है, एक से एक संगतता या एक ही संगति, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, या गणन संख्या। तो देखिए हमारा जो उसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, एक से एक संगतता, एक ही संगतता। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणना संख्या कार्डिनल भाव में हुआ है। इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है इसमें, या प्रतियोगिता में मेरा पुत्र 4थे स्थान पे है इसमें, या इस पुस्तक का 4था अध्याय बहुत रुचिकर है इसमें, या इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है। तो देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 की इस समारोह में 4 टीमों में भाग लिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। फिर देखिए इसमें क्या सही नहीं है, या अधिक स्थान परिमाण और माप का विज्ञान है, या गणितीय ज्ञान सटीक व्यवस्थित तार्किक है, गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है, गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। ये इसका नहीं है, प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, एक कक्षा की 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है, गुणन की बहुल औपचारिक कला विधियों को पढ़ा रही है, या बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि के शिक्षण पर बल देना चाहिए, या छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ऑप्शन भी बहुत ही लेंदी होते हैं, तो पूरे ऑप्शनों को अच्छे से पढ़िएगा
तब उसका है जो क्या राइट आंसर देखिएगा। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। फिर से देखिए, संतोषजनक नहीं है। पहला क्या ऑप्शन है हमारा, चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, विद्यार्थियों को कलन विधि के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है, या प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि प्रश्नों को हल करने केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना ये संतोषजनक नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा से बच्चों में पूर्ण संख्या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। यह है एकाकी संगति, पदानुक्रमिक समावेश, माप। तो इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है ए और सी, तीसरा है ए और बी, या चौथा बी और सी। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी इसका क्या है राइट ऑप्शन, एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेश। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन था वो क्या था, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किस पे है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पर। कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है, छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, या छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि 3 × 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि कुछ वस्तुओं से 3 × 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ये 4 चीजें हैं, इनमें से आपको सही बताना, जियो बोर्ड या जियोजेब्रा, गिनतारा, अबैकस जिसे कहते हैं, या ग्राफिक कैलकुलेटर। तो सही विकल्प चुनिए, ए और बी, ए और सी, बी और डी, या ए, बी और डी। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। कौन कौन सा, जियो बोर्ड और गिनतारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करें, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, वे अस्पष्ट और असंगत हैं, वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल सी वाला। की जाहिर सी बात है, गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का या के उद्देश्य हैं या है। दृश्यीकरण कौशल का विकसित करना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, या दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर 2, ए और सी कि पहला दृश्यीकरण कौशलों को विकसित करना और दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है राइट आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योज्य समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। 0, 1 स्वयं संख्या या संख्या का ऋणात्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो इसका सिंपल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। तो इस पहेली का उद्देश्य योगात्मक मूल्यांकन करना, या कक्षा की एक रस्ता को भंग करना, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, या आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर पूछा जाता है कि वैन हील
वैन हिल की त्रिभुम दीर्घस्थान ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की अस्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड की स्तर 2 पे, जहां पे संबंध बनाते हैं, संबंध आला होता है कि एक चीज का दूसरी चीज से संबंध होता है, तब उसमें क्या है लिखा है कि किस वर्ग पे एक आयत भी है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या स्तर 2। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है? गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखना, इसमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड कि यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि प्रश्न को प्रस्तुत करना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है जो क्या है, सॉल्यूशन वाला है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि जो त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो उसके कोणों का मान कितना होगा? अब इसमें क्या बताना है आपको, कोणों का मान। तो दिया क्या है कि त्रिभुज, रुकिए थोड़ा पेन सही से ले लें, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज का हम लोगों को क्या दिया है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है, मतलब रेशियो दिया है, कोणों का अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है क्या, 4:5:6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या और निकालना क्या, त्रिभुज के सभी कोणों उनके उसके कोणों का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको सभी को तो क्या करिए, सबसे पहले क्या मान लीजिए, कोण जो है इनको पहले मान लीजिए, क्या 4x, ठीक है, इसको 5x, जो रेशियो में है उनको x लेट कर लिए, ठीक है, माना कोण x है, ठीक है। तो अब क्या है, सभी को पता है क्या क्या कि त्रिभुज के सभी कोणों, क्या कोणों का योग कितना होता है, ये बहुत अच्छी देखे, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है सभी कोणों का योग। तो हम लोग को बस सिंपल सा क्या करना है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग जब 180 होता है तो आप क्या यहाँ पे करेंगे, इन्हीं तीनों का क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। हम लोग को 3 अनुपात दिया होता है और किसके इक्वल कर देंगे, 180 के इक्वल। अब इन तीनों को ऐड करिए तो 5 4 9 9 6 15, तो क्या आ जाएगा, 15x इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180/15। तो 15 से 18 को 180 को करिए तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब इस x को इसमें पुट कर देंगे, इसी x को इसमें भी पुट कर देंगे, इसी x को इसमें भी पुट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, तीनों कोणों का अलग अलग निकल के आएगा, जो क्या पूछा, तीनों कोणों का मान। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको रब करके, ठीक है। अब ये तीनों कोणों हमने रेशियो को रब करके, अब जो कोण हम लोगों ने माने थे उसमें क्या करते हैं, रखते जाते हैं। पहला क्या था 4x, तो क्या करेंगे 4 × 12, तो 12 4 था कितना आ गया 48, तो इसका क्या आ गया 48 डिग्री आ गया एक। दूसरा क्या था हमारा 5, तो 5 को क्या करेंगे 12 से करेंगे तो 12 5 सा कितना होता है 60 डिग्री, ये हमारा क्या है दूसरा एंगल आ गया। और तीसरा हमारा क्या था 4 5 6 6x है, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 12, ठीक है, माना कोण यहाँ पे था x, तो वही है जो सब ये क्या 4x, तो 12 6 कितना होता है 72 डिग्री। तो हमारे तीन कोण कौन कौन से आ गए, 48 डिग्री, 60 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है, बस आपको निकालना है, सिंपल से निकालना सिखा रहे हैं तो अच्छे से। अब इतना तो सबको पता ही होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आ जाएगा, 48 60 72, देखिए किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, ये आपके क्या सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 की समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मिनी ने अपने शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसमें सही वाला कथन बताना है। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ये भी एक, अब देखिए फिर से आपका सॉल्यूशन वाला आ गया। क्या लिखा है, एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, या 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है,
इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, संख्या क्या है? तो क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ तोड़ के करिए, पहले इतना करिए, फिर इतना करिए, फिर इतना करिए। तो देखिए पहले क्या लिखा, एक संख्या तो 50, तो ठीक है, संख्या क्या है 50 के आधे से, तो 50 के आधे से अधिक है, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 50 का आधा मतलब 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 50 का आधा कितना होगा, 2 से जब 50 करते हैं हम लोग 25 से अधिक मतलब 25 से अधिक है, मगर हम लोग को ये नहीं पता कि कितनी है, बस 25 से अधिक बोल रहा है, ठीक है, ये इतना हो गया। अब लिखा है यह 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है, किससे, 3 दहाई से बड़ी है मगर 4 दहाई से कम है, ठीक है, 4 दहाई से कम है और 3 दहाई से आगे, और दहाई तो आपको पता ही है कि दहाई का मतलब क्या होता है, 10 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 30, और 4 दहाई कितना होता है, 10 से करिए तो 40, मतलब इससे ज्यादा है मगर इससे कम है, ठीक है, 4 दहाई से कम है, 3 दहाई से अधिक है, तो मतलब 30 और 40 के बीच में ही होंगे, और 30 और 40 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है, ये आते हैं, मतलब इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। अब क्या कह रहा है, देखिए इस संख्या का इकाई का अंक, अब ये तो आपको पता है कि हम लोग इकाई दहाई कैसे लिखते हैं, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ठीक है, ये मतलब इकाई का हो गया अंक और ये क्या हो गया, दहाई का अंक हो गया। तो क्या लिखा, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, क्या इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, किसका, दहाई के अंक का, ठीक है, दहाई के अंक का 2 गुना है। तो देखिए इसमें 3, 1, 3, 2 ये तो यहाँ तक के हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ तक के हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, 3 और उसके बीच में तो बहुत ही सिंपल सा है, तो दहाई का अंक कितना है 3, क्योंकि दहाई का अंक तो 3 चलना है। अब क्या लिखा है, दहाई का क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए, इस संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक या अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो इसको क्या करेंगे 2 गुना कर दीजिए, 3 × 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे इकाई पे क्या आ गया 6, तो जो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या आ गया, इसका 36, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, ठीक है, तो देखिए 36 इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना था और तोड़ तोड़ के ब्रेक करके लिखना था, तभी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे टॉप क्लास क्वेश्चन थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, तो अपने लास्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं। तो देखिए ये भी एक सॉल्यूशन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि शिखा एक ईंट के भट्टे पर ईंटें खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, 2500 रुपए, ठीक है, 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था, अगर उसके पास केवल 4000 रुपए हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है, ठीक है, या तो इसका तो सिंपल सा एक है जो क्या है लॉजिक है, अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट नहीं, भी पहले जो आपका सोल्यूशन वाला बता देते हैं, ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट करेंगे, मतलब देखिए 1000 क्या लिखेंगे, रुकिए पहले कितने रुपए में कितनी हजार ईंटें हैं, ये आपको लिखना है कि देखिए 2500 रुपए में, ठीक है, उसने 2500 रुपए में कितनी ईंटें खरीदी जा सकती हैं, 1000, ठीक है, 2500 रुपए में कितनी ईंटें खरीदी जा सकती हैं 1000, तो 1 रुपए में आप कितनी ईंटें खरीदेंगे, 1000 बटे 2500, ये कितना है 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए का हम लोगों ने निकाल लिया, 2500 करिए, 25,000 नहीं 2500, ठीक है, 1 रुपए में, फिर वो क्या कह रहा है 4000 रुपए में, देखिए किसके लिए पूछा गया था, रुपए के लिए पूछा गया था, इसलिए हम लोग रुपए को यहाँ पे पहले आगे लिख रहे हैं, ठीक है, क्या पूछा कितने ईंटें खरीदा से, इसे ईंटे वाला इधर पार्ट है, 2500 रुपए में 1000 ईंट थी, प्रति रुपए 1000 ईंट थी, ठीक है, तो 1 रुपए में 1000 बटे 2500, तो 4000 किसमें पूछ रहा है रुपए में, तो 4000 रुपए में क्या हो जाएगा 1000, ये तो ऐसे ही रहेगा 1000 बटे 2500, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 रुपए से, क्योंकि रुपए, ठीक है, अब क्या है सिंपल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम, 25 4 द 100, और ये जीरो एक आगे बढ़ा देंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा 40 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 40 को जब 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1600, तो मतलब क्या उसने कितनी ईंटें खरीद सकती है 1600, तो इसका मैं जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो बहुत ही सिंपल सा देखिए था कि बस जो क्वेश्चन पूछा था कि 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था, तो 2500 रुपए में 1000 ईंट, तो 1 रुपए में कितना 1000 बटे 2500 ईंट, तो और कहा कितने उसमें था कि केवल उसके पास
अगर उसके पास केवल 4,000 रुपए हैं तो वो कितनी ईंटें खरीद सकती है? तो 4,000 रुपए हैं तो क्या बस सिंपल सा जो ये हमारा निकला हुआ था इसी में क्या करेंगे 4,000 रुपए को और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल सा हमारा क्या आंसर निकल आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्विंग करके ये हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए ये हमारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को कराए। तो ये आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर हमारे आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ रहा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे से जुड़ के सीटेट की प्रिपरेशन कर सकें। तो कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी और इसे अच्छे से समझिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि और कहाँ पे है जो अगर कोई भी गलती हमसे हो रही है तो आप वो बताइए, या जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए ताकि हम उसे फिर से अच्छे से उसे सुधार सकें अगली वीडियो में। तो आज जो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि हमें समझ में भी आए कि हम किस तरह का आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ें। तब तक आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए।